हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। एंड लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने जो है कंप्लीट कर लिया था हमारा कल्चरल एनवायरनमेंट, जो कि मैन मेड एनवायरनमेंट है। और उसी के साथ साथ मैंने पढ़ाया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की कैसे अर्थ का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। पहले क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है, फिर दो कोर है हमारे, आउटर कोर और इनर कोर। तो इसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और जैसे मैंने आपको बोला था, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एनवायरनमेंट के ऊपर होगा कि एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर जो है, सराउंडिंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ है। तो आओ बच्चों देखते हैं structure of the environment. The total environment can be understood if we know the systems which occur in it. तो 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बच्चों जो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम फिर से पढ़ेंगे उसके बारे में। ये 4 इंपॉर्टेंट कौन से सेगमेंट्स है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे पहला आता है बच्चों हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो है इट रेफर्स टू प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, यानी जितनी भी अर्थ के अंदर जो गैसेस है वो है हमारा एटमॉस्फेयर। इट सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ, जो हमको ज़िंदगी के बारे में बताती है। ज़िंदगी के बारे में क्या बताती है? यानी कि अर्थ पे लाइफ रह रही है। तो ये गैसेस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो हम नहीं जी पाते। It saves the earth from the hostile environment of the outer space. आउटर स्पेस में बच्चों हमने देखा था वहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आयरन निकल को भी क्या कर सकता है, वो पिघला सकता है। तो एटमॉस्फेयर जो है वो हमको अर्थ के आउटर स्पेस से बचाता है। होस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली, जो दुश्मन होता है एकदम। तो ऐसे दुश्मन से हमको क्या करता है? एटमॉस्फेयर जो है वो बचाए रखता है। Atmosphere composed of nitrogen and oxygen in large quantity, यानी कि अलॉन्ग विथ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर गैसेस। जैसे मैंने बोला एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा गैसेस से भरा हुआ है। तो ये जो गैसेस से भरा हुआ एटमॉस्फेयर है बच्चों, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए इन गैसेस की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की हमको ज़रूरत है। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, कौन से गैसेस की अवेलेबिलिटी है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसी के साथ साथ कुछ स्मॉल परसेंटेज में दूसरी गैसेस भी है बच्चों जिसकी अवेलेबिलिटी है, सच एस आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस गैसेस। ट्रेस गैसेस वो गैसेस होती है विच मेक्स अप लेस देन 1% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 1% इनका वॉल्यूम होता है, लेकिन ये गैसेस फिर भी क्या है? अर्थ के एटमॉस्फेयर की, अर्थ को इस एटमॉस्फेयर में इन गैसेस की क्या है? ज़रूरत है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर तो हमको पता है क्या होता है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है हमारा वाटर, जो जितने भी वाटर रिसोर्सेज है हमारे, चाहे हमारे ओशन हो, सीज हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, रिजर्वॉयर्स हो, आइस कैप हो, ग्लेशियर्स हो, ग्राउंड वाटर हो, इन सारे ही चीज़ों को मिलाकर हमारा हाइड्रोस्फीयर बनता है, जो कि हमारी वाटर बॉडी है। हमको अच्छे से पता है कि अर्थ में 70% जो है वो क्या है? वाटर बॉडी से, हाइड्रोस्फीयर से भरा हुआ है। लिथोस्फीयर जो है बच्चों हमारा लैंड है जिसके ऊपर हम रहते हैं। हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, जो हमारा क्रस्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। इट इज़ द आउटर मेंटल ऑफ द सॉलिड अर्थ। इट कंटेन्स मिनरल्स ऑकरिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड द सॉइल। अर्थ क्रस्ट के अंदर और सॉइल के बारे में हमको यहाँ बता रहा है। बेसिकली हम जो लैंड के ऊपर रहते हैं वो होता है हमारा क्रस्ट। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर यानी कि हम लिविंग बींग्स का आपस में जो इंटरेक्शन है वो हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, तो वो होता है बायोस्फीयर। इट कंस्टिट्यूट्स द रियल्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा जीव है उसके बारे में बताता है। प्लांट्स है, एनिमल्स है, वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, एंड देयर इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट। और हमारा जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ में, जिसके अंदर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर है, तो ये सब के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है इसको मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर थोड़ा बेस्ड है, जो कि है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? इकोसिस्टम इज़ अ ज्योग्राफिक एरिया, एक ऐसा एरिया ज्योग्राफिकली जहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर प्लांट्स है, एनिमल्स है, other organisms है, as well as weather and landscape work together to form a bubble of life। एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया जहाँ पर प्लांट्स है, एनिमल्स है, और भी जीव जंतु है, वेदर है, लैंड है, इन सब का मिलकर जो एक इंटरेक्शन होता है, ताकि एक ज़िंदगी जो है, एक ज़िंदगी वहाँ पर रह रही है। वो ज़िंदगी किसकी है? हम सब लिविंग बींग्स की जो रह रही है वो है हमारा इकोसिस्टम।
In other words, an ecosystem is a chain of interaction between organisms and their environment. जो environment के साथ हर एक organism का interaction है बच्चों, उसको बोलते हैं हम ecosystem. अब ये जो टर्म इकोसिस्टम है वो कहाँ से आया? सबसे पहले इनको लाया एक इंग्लिश के बॉटनिस्ट ने जिनका नाम है A.G. टैम्सले, एन इंग्लिश बोटानिस्ट, इन 1935. इनको सबसे पहले इस वर्ड के बारे में पता चला जो कि इकोसिस्टम होता है. इकोसिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग अमंग देमसेल्फ एंड विद एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोसिस्टम. जैसे हम जो है प्लांट्स के ऊपर अवेलेबल है अपने फूड के लिए, एनिमल्स के ऊपर अवेलेबल है अपने फूड्स के लिए, एनिमल्स जो है वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं. तो ये सारी चीज़ें, ये जो इंट्रैक्शन हमारा होता है आपस में, ये होता है हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा. Thus an ecosystem is a community of different species. अलग अलग प्रजाति जो रहती है उनका आपस में इंट्रैक्शन with one another and with their non-living environment. और इसी के साथ साथ non-living environment के ऊपर भी रिलाई करना, and one another and with their non-living environment exchanging energy and matter. तो जो हम एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज कर रहे होते हैं आपस में, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं हमारा इकोसिस्टम. एग्जाम्पल दिया है, एनिमल्स कैनॉट सिंथेसाइज देयर फूड डायरेक्टली बट डिपेंड ऑन प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब एनिमल जो है वो अपना खाना जो है वो खुद तो बना नहीं सकते हैं, राइट? तो ये लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो प्लांट ही करता है ना फूड को प्रोड्यूस करने में. किसके लिए प्रोड्यूस करता है? अपने लिए भी प्रोड्यूस करता है प्लांट, और हम जैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी प्रोड्यूस कर रहा है. तो ये हमारा आपस में इंटरैक्शन चल रहा है. येस और नो? ये होता है हमारा इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के बच्चों कुछ टाइप्स है जो हमको पता होने चाहिए कि कौन से टाइप्स हैं. एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज एन ओसीज इन अ डेजर्ट और एज बिग एज एन ओशन स्पैनिंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके के होते हैं बच्चों. एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो कि लैंड के बारे में बात कर रहा है. दूसरा आता है एक्वेटिक इकोसिस्टम जो कि वाटर बॉडी के अंदर बात कर रहा है, वाटर के बारे में बात कर रहा है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो कि लैंड बेस्ड होता है. These are ecosystem, they are land-based ecosystem. Land-based ecosystem है. There are different types of terrestrial ecosystems distributed around various geological zones. अब ये जो अलग अलग लैंड में डिवाइड होकर गया है इकोसिस्टम, वो है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, तुंद्रा इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम. तो these are the four important types which comes under टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो कि बच्चों लैंड बेस्ड होता है, जो सिर्फ लैंड के ऊपर जितने जीव रह रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उनकी बातें चल रही है. एक्वाटिक हुआ तो वो वाटर से रिलेटेड होगा. लैंड से रिलेटेड क्या होता है? लैंड बेस्ड इकोसिस्टम क्या होता है? जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है. मूविंग अहेड, पहला आएगा आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम. फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत सारे प्लांट्स भी आएंगे और उसके साथ साथ जंगल में सिर्फ प्लांट नहीं होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. तो ये सब मिलकर आएंगे यहाँ पर. दैट लिव इन कोऑर्डिनेशन विद द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कि अबायोटिक फैक्टर्स जो है नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं. फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड आर दी मेजर कार्बन सिंक. तो फॉरेस्ट जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि फॉरेस्ट की वजह से ही तो हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को क्या करता है? वो कम करता है. क्यों आज बोला जाता है पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है तो और ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, क्योंकि प्लांट्स ग्रो करो, ट्रीज ग्रो करो, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा. तो इसीलिए फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में. ग्रासलैंड इकोसिस्टम, द वेजिटेशन इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड हर्ब्स. Temperate grasslands, savanna grasslands are some of the examples of grassland ecosystem. तो grassland ecosystem की वजह से क्या होता है? vegetation होना शुरू होता है. तो vegetation भी तो हमारे survival के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए grassland ecosystem भी एक बहुत ही important हिस्सा है हमारे terrestrial ecosystem का. Next आता है हमारा tundra ecosystem. They are devoid of trees and are found in cold climates or where rainfall is scarce.
These are covered with snow for most of the year. The ecosystem in the Arctic or mountain tops is tundra time. Tundra ecosystem बच्चों वो ecosystem होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पहाड़ों वाला एरिया, जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ गिरेगी, रेनफॉल वहाँ पर बहुत ही कम होती है, लेकिन जो बर्फीला हिस्सा जो रहता है पहाड़ों पर वो होता है हमारा तुंद्रा इकोसिस्टम। तो वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। लास्ट आता है हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम। अब डेजर्ट जो है वो हमारे तुंद्रा का अपोजिट है, जहाँ पर डेजर्ट होता है, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हॉट टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर रात में जो है वो क्या होगी, ठंडी होगी, लेकिन पूरे दिन भर में वहाँ गर्मी बहुत होगी। डेजर्ट्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। डेजर्ट सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे अर्थ के ऊपर आपको डेजर्ट जो है वो मिलेगा। दीज आर रीजन्स विद वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ भी रेनफॉल जो है वो बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर डेज जो है वो हॉट है और नाइट्स जो है वो क्या है, कोल्ड है। यानी पूरे दिन भर बहुत गर्मी रहेगी, लेकिन रात होने तक क्या हो जाएगी, गर्मी कम होके ठंडी हो जाती है। ये था हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब हम बढ़ते हैं हमारे, ये बच्चों है हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अगर आप देखो तो जो लैंड बेस्ड है हमारा, जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट भी है, जहाँ पर हमारे वेजिटेशन एरिया भी है, ग्रास लैंड भी है, उसी के साथ साथ जो है हमारा, जो हमने बाकी दो देखा है, तुंद्रा और डेजर्ट इकोसिस्टम भी है। ये है बच्चों हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम, और ये है हमारा तुंद्रा इकोसिस्टम, जहाँ पर स्नो जो है वो सबसे ज़्यादा गिरती है, रेनफॉल जो है वो स्कैर्स, कम या लिमिटेड होते हैं। तो ये डायग्राम बच्चों आपको आपके पीडीएफ में मिल चुका है, आप एक बार पीडीएफ चेक कर लो, डायग्राम वहाँ पर ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जूम किया है इसलिए डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है। नेक्स्ट बच्चों आता है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम आर इकोसिस्टम्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ वाटर, जो पानी में अवेलेबल होता है, जो पानी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम यहाँ पर उनकी बात करेंगे। दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, दूसरा आता है हमारा मराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज एन एक्वाटिक इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड वेटलैंड्स। दीज हैव नो सॉल्ट कंटेंट इन कॉन्ट्रास्ट विद द मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम में क्योंकि वहाँ पर जो कंटेंट होता है सॉल्ट मिक्स होता है उसके अंदर, और वो पीने वाला पानी बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो क्या बोलता है हमको, यहाँ पर लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम का हिस्सा है। मरीन इकोसिस्टम इंक्लूड्स सीज एंड ओशन। तो सिर्फ सीज और ओशंस जो होते हैं वही तुम्हारे मरीन इकोसिस्टम के अंदर आएंगे। These have a more substantial salt content and greater biodiversity in comparison to fresh water ecosystem। तो सबसे ज़्यादा आपको जो लाइफ मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, वो किस में मिलेगी आपको, मरीन इकोसिस्टम में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ओशन एंड सीज होते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर मरीन इकोसिस्टम। ये है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम बच्चों। यहाँ पर इसका डायग्राम जो है वो थोड़ा क्लियर दिख रहा है बच्चों हमको, एक्वाटिक इकोसिस्टम का, जहाँ पर रिवर्स भी है, पॉन्ड्स भी हैं, स्ट्रीम्स भी हैं कुछ हद तक, ओशंस एंड सीज जहाँ पर होगा बच्चों, जैसे कि ये ओशन है, तो ओशन में कहीं ना कहीं हमको जो है वो फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, हमेशा उसमें नमक जो है वो मिला हुआ मिलेगा हमको। अब आते हैं बच्चों हम हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम पे। Structure of the ecosystem is characterized by organization of both abiotic and biotic components। तो स्ट्रक्चर में दोनों ही चीज़ें जो है वो क्या है, इंक्लूड है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन आवर एनवायरनमेंट। तो ये जो एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए जाती है। ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों आपको अभी नहीं समझेगा, मैं आगे जैसे डायग्राम्स आएगा मैं आपको समझाती हूँ। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू टू मेन कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चर जो है उसको दो मेन कंपोनेंट्स में, दो मेन हिस्सों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। पहला है मेरा बायोटिक कंपोनेंट, सेकेंड है मेरा अबायोटिक कंपोनेंट। Biotic and abiotic components are interrelated in an ecosystem. It is an open system where energy and components can flow throughout the boundaries. तो basically throughout the boundaries जो है एनर्जी क्या होती है वो बच्चों फ्लो होते रहती है। ओके, ये है हमारा डायग्राम बच्चों। ओके, ये डायग्राम जो है वो मैंने बायजूस के लर्निंग ऐप से लिया है। तो बेसिकली डायग्राम जो है वो कहीं से भी ले लो आप, डायग्राम जो है टॉपिक से मतलब उसका अलग बिल्कुल भी नहीं होता है, उसी से रिलेटेड है। इकोसिस्टम में हमारा अबायोटिक फैक्टर्स आते हैं और बायोटिक फैक्टर्स आते हैं। बायोटिक फैक्टर्स हमारे वापस सब डिवाइड होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के अंदर। फिर हमारा कंज्यूमर वापस से होता है प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी है या हमारा टर्शरी कंज्यूमर है।
तो ये बच्चों हमारा डायग्राम है, इसीलिए मैंने आपको बोला एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है वो हम आगे डायग्राम्स में देखेंगे। ओके सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम हमारे यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स को हमने पहले लिया है। बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू ऑल लाइफ इन एन इकोसिस्टम, जितनी भी जीव जंतु हैं हम उन सबको जब मिलाते हैं बच्चों तो मिलकर बनता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट्स। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी कैटेगराइज, तो न्यूट्रिशन के अगर हिसाब से हम देखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स वापस से कैटेगराइज किए जाते हैं ऑटोट्रॉफ्स में, हेटेरोट्रॉफ्स में एंड सेप्ट्रोट्रॉफ्स में, जिसको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं, बेसिकली ये स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरियाज और फंगाइज जो कि पूरी बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, या तो प्लांट्स को या तो डेड एनिमल्स को क्या करते हैं डिकम्पोज करने का काम करते हैं। अब पहला आता है इसके अंदर हमारा प्रोड्यूसर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जिसको हम प्लांट बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एज दे कैन प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बच्चों ये प्रोसेस हमने बचपन से पढ़ा है अपने स्कूलों में भी कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली क्या होता है। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट अपना खुद से ही खाना बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो इसीलिए उनको क्या बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हो, प्रोड्यूसर्स भी बुला सकते हो। Consequently, all other organisms higher up on the food chain rely on producers for food. अब जो फूड चेन है बच्चों जिसमें हम देखेंगे आगे जाके डायग्राम देखेंगे तो हमको पता चलेगा फूड चेन क्या होता है, एक रिवीजन हो जाएगा हमारी स्कूल लाइफ का। तो बेसिकली फूड चेन में हमको सबके सब जितने भी लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो डिपेंड है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंड होते हैं हमारे प्लांट के ऊपर जो कि हमारा प्रोड्यूसर है। तो प्लांट के ऊपर बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो है बच्चों वो क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं जो कंज्यूम करते हैं ये खाने का काम करते हैं, ये बनाने का काम नहीं करते। जैसे घर में कोई एक है जो खाना बना रहा है, एक है जो सिर्फ खाने का काम करेगा, तो ये कंज्यूमर्स होते हैं जो कि खाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। अब ये वो प्राणी हैं कंज्यूमर जो दूसरे प्राणी के ऊपर खाने के लिए क्या है डिपेंडेंट है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएगा, ये किससे बनवाएगा प्रोड्यूसर्स जो है वो उनसे बनवाएगा। Consumers are further classified into primary consumers, secondary consumer and tertiary consumer। अब ये फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं किसके ऊपर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के ऊपर। प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल, वेजिटेरियंस होते हैं। कौन होते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर एनर्जी। अब ये जो है, अब आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो कोई आपके ऊपर भी डिपेंड होगा, राइट। तो प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी पे डिपेंड है, टर्शरी जो है डिपेंड करता है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर। तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है फूड चेन में। दे कैन ईदर बी कार्निवोरस और ओमनिवोरस। सेकेंडरी जो होते हैं वो कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ओमनिवोर भी हो सकते हैं। तो हम हैं सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि हम वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। Tertiary consumers are organisms that depend on secondary consumers for food. Tertiary consumers can also be an omnivore. तो tertiary जो है वो भी omnivore होते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये किस पे रिलाई करते हैं, secondary consumers के ऊपर रिलाई करते हैं। तो हमने बच्चों अभी अभी देखा, सबसे पहले हमने देखा प्रोड्यूसर, उसके अंदर देखा हमने कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी 3 टाइप्स देखा हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब जो लास्ट हमारा बचा है वो होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। Decomposers include saprophytes such as fungi and bacteria. Decomposers कौन होते हैं, फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं। They directly thrive on the dead and decaying organic matter. किसके हमला करते हैं ये, जो ऑर्गेनिक मैटर जो डीके हो रहा है, जो सड़ रहा है, उनको खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं पूरी तरीके से।
Decomposers are essential for the ecosystem as they help in recycling nutrients to be used by plants. अब जैसे ही ये लोग डिकम्पोज कर देते हैं तो उनके अंदर डिकम्पोज करने के बाद जितने न्यूट्रिशंस होते हैं वो वापस से मिट्टी में चले जाते हैं, मिट्टी से वापस प्लांट के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो साइकिल है वो हमेशा चलते रहता है। तो एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखने के लिए ये साइकिल चलना बहुत ज़रूरी है। तो डिकम्पोजर्स जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है बच्चों हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट बच्चों क्या होगा, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है हमारे। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन है बच्चों, वाटर जो है हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, एयर हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, सॉइल है, मिनरल्स है, सनलाइट है, फिर टेम्परेचर, विंड, एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों हमारी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो है इलैबोरेट ऑन द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। अगर इस तरीके का आपको क्वेश्चन आता है कि फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट जो है हमको क्या करने हैं, बताने हैं, तो ये उसके सब पॉइंट्स है। ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंस, एनर्जी ट्रांसफ़र, जो मैं आपको कब से बोल रही हूँ, हम आएंगे इसके ऊपर, फूड चेन के ऊपर है ये एनर्जी ट्रांसफ़र। इक्विलिब्रियम का मतलब इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस हम कैसे बनाए रख सकते हैं। डायनामिज्म ऑफ एनवायरनमेंट, जियोकेमिकल साइकिल्स, यानी कि अलग अलग जो चेंजेस आते हैं वो है हमारा डायनामिज्म, डायनामिक एनवायरनमेंट और जियोकेमिकल साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा आंसर सबसे पहले आता है हमारा ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंस। ऑर्गेनिक इंटरडिपेंडेंस हमको बोलता है द इंटरैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट आर वाइटल टू इट्स सर्वाइवल। यानी कि ये जितने भी इकोसिस्टम ने, हमने क्या पढ़ा है बच्चों, इकोसिस्टम ने हमने पढ़ा है प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इनका आपस में जो इंटरैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ इट्स एनवायरनमेंट आर वाइटल फॉर इट्स सर्वाइवल, तो हर किसी को जिंदा रहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम एज अ होल, क्यों, ताकि इकोसिस्टम चलता रहे पूरी तरीके से, कहीं भी ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए। जिसके अंदर पहला आता है तुम्हारा प्लांट। तो प्लांट क्या काम करता है बच्चों, प्रोड्यूसर का काम करता है, अपना खाना खुद बनाता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाता है। दिस प्रोसेस कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक मैटर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक carbohydrates and sugar which helps in the growth and sustenance of plant। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स जो है जो डिकम्पोज होकर वापस प्लांट के पास जाते हैं तो वो क्या बनाने में मदद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड शुगर, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे एनिमल्स। दे प्लेज द रोल ऑफ कंज्यूमर्स। प्लांट्स कौन है हमारे, प्रोड्यूसर है, एनिमल्स कौन है हमारे, कंज्यूमर्स हैं। बीइंग हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि ये डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, रादर डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फूड द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। अब इस चीज़ की वजह से ही 3 सब कैटेगरी है जो बाहर आती है, वो है हर्बीवोरस की, कार्निवोरस की एंड ओमनिवोरस की। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लेज द रोल ऑफ रेड्यूसर्स। रेड्यूसर्स क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ों को ये कम करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया और फंगाई, और क्या करता है, जितने भी न्यूट्रिशन है वापस मिट्टी में भेज देता है। तो मिट्टी में भेजने की वजह से वापस वो न्यूट्रिशन प्लांट को जो है वो मिल जाता है। दे ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिटर्न टू सॉइल्स, दे आर देयरफॉर टर्म्ड एज माइक्रो कंज्यूमर्स। तो इनको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स को बच्चों माइक्रो कंज्यूमर्स भी बोला जाता है। अब जो हम देखेंगे बच्चों वो हम देखेंगे एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में। जी हाँ, कब से मैं आपको बोल रही हूँ एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में हम पढ़ेंगे वापस से अपनी स्कूल की लाइफ को हम वापस जीने वाले हैं बच्चों, एक डायग्राम के थ्रू हम देखने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रो कंज्यूमर्स। अब देखते हैं हम एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, टेक्स प्लेस थ्रू फूड चेन। किसके थ्रू होती है, एक फूड चेन के थ्रू। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट्स दी एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन। तो सबको अपनी एनर्जी कहाँ से मिलती है, सबसे पहला आता है हमारा सन।
प्लांट यूजेस सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का खाना बनाना है, वो प्रोड्यूस करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए प्लांट को, तो प्लांट को वह एनर्जी किससे मिलती है, सन से मिलती है। एंड मूवमेंट ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब वो जो एनर्जी मिलती है वो किस में कन्वर्ट होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो कन्वर्ट होती है हमारे फूड में। फ्रॉम वन फॉर्म टू ऑफ लाइफ टू अनदर, जो कि एक लाइफ से दूसरे लाइफ के पास ट्रांसफ़र होती है। अब जैसे फूड चेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है ग्रास। ग्रास को खाता है कैटल, यानी कि हम अपनी जो कैटल है, जो हर्बीवोरस एनिमल है, हम उनकी बात करेंगे। कैटल खाता है, और कैटल को कौन खाता है, मैन खाता है। फिर आते हैं हमारे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को खाता है हैन, हैन को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक। फिर आते हैं हमारे प्लैंक्टन्स, जिसको खाती है हमारी स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को हमारी बिग फिश खा जाती है, और बिग फिश को है वो हम इंसान खा जाते हैं बड़ी खुशी खुशी से, राइट। तो यही होता है बच्चों हमारा फूड चेन। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल्स जो है बच्चों वो क्या होता है, द फीडिंग पोजीशंस इन अ फूड चेन और वेब आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। Different trophic levels are defined in the table below. Examples are also given in the table. All food chains and webs have at least 2 or 3 trophic levels. Generally, there are maximum of 4 trophic level. तो हर एक के बारे में बच्चों यहाँ पर आपको डायग्राम में दिया है, जो अभी अभी मैंने बेसिकली आपको समझाया, ये उसी का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है। जहाँ पर ट्रॉफिक लेवल में सबसे पहले लेवल पे आते हैं हमारे प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर आते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं बच्चों, प्रोड्यूसर जो मूवी बनाते हैं वो नहीं, प्रोड्यूसर वो है यहाँ पर जो कि अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, तो कि यहाँ पर होते हैं हमारे प्लांट्स। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। सेकेंड आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हमारे क्या करते हैं, जो खाने को कंज्यूम करते हैं। जैसे माइस जो है, जो चूहे होते हैं वो प्लांट के सीड्स को खा जाते हैं, यस, तो ये होते हैं हमारे कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूम्स प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको खा जाते हैं। अब प्लांट को क्योंकि माइस ने खाया तो माइस को स्नेक ने खा लिया, है ना। फिर आते हैं हमारे टर्शियरी कंज्यूमर, कंज्यूम सेकेंडरी कंज्यूमर, ये इनको खा जाते हैं। स्नेक ने चूहे को खाया तो हॉक को गुस्सा आ गया, वो बोलेगा अब तुझे मैं खा जाऊंगा, तो ये हो गया हमारा टर्शियरी कंज्यूमर, जिसने सेकेंडरी कंज्यूमर को खा लिया। ये होता है बच्चों हमारा ट्रॉफिक लेवल। ये देख लो बच्चों, डायग्राम देख लो आप, इस तरीके का हमारा डायग्राम है जो हमने स्कूल में भी देखा होगा। अलग अलग हमारे कंज्यूमर्स है, ये हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को खाने वाले ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी को खाने वाले हमारे टर्शियरी कंज्यूमर हैं, और टर्शियरी को भी खाने वाले हमारे क्वाटरनरी कंज्यूमर्स है। तो इस तरीके से हमारा फूड चेन की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसकी खाई हुई, इसकी बनाई हुई जो भी एनर्जी है सेकेंडरी को मिलती है, इनको खाकर जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई टर्शियरी में, टर्शियरी को खाकर जो हो गई वो क्वाटरनरी में हो गई, और फिर लास्ट में जब ये क्वाटरनरी की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा, जब वो फिर से डीके हो जाएगा, ज़मीन में आ जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, माइक्रो कंज्यूमर्स जो है हमारे बैक्टीरिया फंगाई, वो उसको खा लेंगे और उसके सारे न्यूट्रिशन वापस से मिट्टी को दे देंगे, मिट्टी वापस से प्लांट को दे देगा। तो ये जो साइकिल है हमारा, ये जो चेन है हमारा क्या होता है बच्चों, चलता ही रहता है। अब यहाँ पर मैंने ट्रॉफिक लेवल का भी एक्सप्लेनेशन दिया है। इन एनी इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड देयरफॉर दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। तो ट्रॉफिक लेवल 1 में हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। ट्रॉफिक लेवल 2 जो है बच्चों, उसके अंदर आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, उनको जिंदा रहना है तो उनको ट्रॉफिक लेवल 1 के लोगों को यानी कि प्रोड्यूसर्स को खाना पड़ेगा। सेकेंडरी लेवल वाले सेकेंडरी कंज्यूमर किसको खाते हैं, प्राइमरी को खाते हैं, और टर्शियरी जो है वो बच्चों किसको खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है उनको खाते हैं। और फाइनली हमारे क्वाटरनरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो टर्शियरी कंज्यूमर्स जो है बच्चों उनको खाते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स के बारे में अब हम देखेंगे हम। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज, डेट्रीवोर्स लाइक वल्चर्स, वर्म्स एंड क्रैब्स ईट देम अप। द रेस्ट आर ब्रोकन डाउन बाय द डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई एंड रिटर्न्स द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड दस द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कंटिन्यूज इन द इकोसिस्टम। तो इसी तरीके से इकोसिस्टम को चलने के लिए ये जो एनर्जी जो फ्लो होती है बच्चों, इसका कंटिन्यूएशन रहना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारा वो है फूड चेन।
तो फूड चेन में सन जो है सबसे पहले अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी को बनाकर लोगों को देने का। इसके पास बहुत एनर्जी है, अपनी लाइट है और एनर्जी है, तो ये किसको देता है? प्लांट्स को और अदर बींग्स जो है उनको एनर्जी देता है। तो बेसिकली सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। इट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्लांट लाइफ, यानी प्लांट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट जो है वो क्या करता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना जो खाना है उसको प्रोड्यूस करता है। अपने खाने को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस, जब ये खाना बन रहा होता है प्लांट का, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इज पास्ड ऑन थ्रू सक्सेसिव लेवल्स। The flow of energy from a producer to a consumer and eventually to a apex predator or detrivore is called food chain। अब ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हम देखते आ रहे हैं बच्चों, जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है हमारा, इसके तहत क्या होता है बच्चों? इसके थ्रू जो है वो बेसिकली एनर्जी जो है वो क्या हो रही है बच्चों? फ्लो हो रही है। कहाँ से? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जा रही है, कंज्यूमर से, कंज्यूमर में तुम्हारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, फिर हमारे डेट्रीवोर है। तो ये जो साइकिल हमारी चलते आ रही है बच्चों इनके बीच में, इसी को जो है हम बोलते हैं फूड चेन। इसी को हम बोलते हैं बच्चों फूड चेन। Dead and decaying matter along with organic debris is broken down into its constituents by scavengers. The reducers then absorb these constituents. After gaining the energy, the reducers liberate molecules to the environment which can be utilized again by producer. इनको बच्चों मैंने सिंपल टर्म्स में आपको अभी बताया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, इनका काम क्या होता है कि डिके कर देना, पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देना। डिकम्पोज करने के बाद में जितने न्यूट्रिएंट्स इनकी बॉडी में थे वो वापस से मिट्टी को पहुंचा देते हैं, मिट्टी वापस से प्लांट को पहुंचा देती है। तो ये है बच्चों हमारा फूड चेन। एक और डायग्राम दिया है यहाँ पर फूड चेन के लिए बच्चों। जैसे मैंने आपको बोला था, हमारी स्कूल की कुछ यादें होगी जो कि ताज़ा हो जाएगी, राइट? ओके, फूड चेन जहाँ पर ग्रास है, ग्रास को खाने के लिए यहाँ पर ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर जो है उसको माइस ने खा लिया, माइस को स्नेक ने खा लिया, स्नेक जो है उसको वल्चर ने खा लिया। अब व्हेन द हॉक्स डाई, अब जब ये मर जाएगा तो जितनी भी एनर्जी यहाँ से पास होकर आई है इसके पास बच्चों, ये क्या हो जाएगी? इसके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया और फंगाई होंगे वो क्या करेंगे? उसको पूरी तरीके से डिकम्पोज करके वापस से सॉइल को वो चीज़ लौटा देंगे। लौटाने के बाद फिर से सॉइल जो है उस चीज़ को किसको दे देगा? प्लांट जो है उसको वापस से लौटा देगा। तो इस तरीके से बच्चों फूड चेन जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास ऑफ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इसको सबसे पहले किसने लाया है? इकोलॉजिकल पिरामिड को चार्ल्स एल्टन ने इंट्रोड्यूस किया है, जो सबसे पहले इकोलॉजिस्ट रहे हैं टू डिस्क्राइब इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इट्स प्रिंसिपल्स इन 1927। तो 1927 में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके इसके बारे में बताया। द बायोमास, नंबर एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेंजिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर लेवल, यानी प्रोड्यूसर लेवल से लेकर कंज्यूमर लेवल तक जाती है, आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पिरामिड, हैंस इट इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। अब क्योंकि ये जो चेन जो चलती रहती है फूड चेन की, वो पिरामिड के फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है, इसीलिए इसको इकोलॉजिकल पिरामिड भी बोला गया है। Now, it says that the base of the ecological pyramid comprises of producers followed by primary and secondary consumers. The tertiary consumer hold the apex, यानी कि मेन है वो। In some food chain, the quaternary consumers are at the very apex of the food chain. और कुछ food chain में क्या होता है? क्वाटनरी भी है और वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चों अब तक हम देखते आ रहे थे प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब क्वाटनरी भी है जो कि फूड चेन का एक हिस्सा है। आओ देखते हैं कौन से फूड चेन का वो एक हिस्सा रहेंगे हम आगे के डायग्राम्स में। Producers generally outnumber the primary consumers and similarly the primary consumers outnumber the secondary consumer. And lastly, apex predators also follow the same trend as other consumers, wherein their numbers are considerably lower than the secondary consumers. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर किसको आउटनंबर कर देते हैं? हमारे प्रोड्यूसर्स को, यानी कि ये इनको खा लेते हैं। फिर सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी को आउट नंबर करते हैं, टर्शरी जो है वो सेकेंडरी को आउट नंबर करते हैं। इसी तरीके से कुछ हिस्सों में क्वाटरनरी कंज्यूमर्स जो है वो भी अवेलेबल है।
For example, grasshoppers feed on crops such as cotton and wheat, which are plentiful. ग्रासहॉपर्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है, बेसिकली एक इंसेक्ट है जो क्या काम करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, कॉटन और वीट के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो कि बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है. दीज ग्रासहॉपर्स आर देन प्रेड अपॉन बाय कॉमन माइस विच आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर. अब ये ग्रासहॉपर्स को जो खाते हैं, जो शिकार करते हैं, इनका वो कौन करते हैं, चूहे करते हैं, जो उनके कंपैरिजन में कम नंबर में अवेलेबल है. द माइस आर प्रेड अपॉन बाय स्नेक्स सच एज कोब्रास. अब इनको खाने वाले जो है वो कौन है, स्नेक है, कोबराज हैं. स्नेक्स आर अल्टीमेटली प्रेड ऑन बाय अपेक्स प्रेडेटर्स सच एज ब्राउन स्नेक, ईगल. तो बेसिकली स्नेक को खाने वाला ये ईगल है. तो जो भी खा रहा है पीछे, उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू दी कंज्यूमर्स, अदर कंज्यूमर्स. ये देखो बच्चों, ये है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड, जहाँ पर प्रोड्यूसर आता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर. अब हम आएंगे बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट फूड वेब के उधर. फूड वेब जो है वो क्या होता है, द वर्ड वेब, वेब का मतलब होता है नेटवर्क. फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स. आपस में जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन है उनका जो नेटवर्क है उसको हम बोलते हैं फूड वेब. इट कंप्राइजेस ऑल द फूड चेन्स विद इन अ सिंगल इकोसिस्टम. इसके अंदर सारे फूड चेन एक ही इकोसिस्टम के अंदर आते हैं. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग दैट प्लांट्स ले द फाउंडेशन ऑफ ऑल द फूड चेन. तो प्लांट्स जो है उन्हीं की वजह से सारे फूड चेन क्या होते हैं, आगे बनते जाते हैं. अ फूड चेन कैन नॉट स्टैंड आइसोलेटेड इन एन इकोसिस्टम. फूड चेन जो है वो अकेले नहीं रह सकते इकोसिस्टम में. द सेम फूड रिसोर्स में बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन चेन. यही जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक से ज़्यादा फूड चेन का हिस्सा हो सकते हैं. दिस इज पॉसिबल व्हेन द रिसोर्स इज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल. जब रिसोर्सेज की कमी होगी तभी ये चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है. A food web comprises all the food chains in a single ecosystem. It is essential to know that each living thing in an ecosystem is a part of multiple food chain. और हर एक living being जो ecosystem में है वो multiple food chain का क्या है बच्चों, multiple food chain का हिस्सा है. ये देखो, ये है हमारा बच्चों फूड वेब. थोड़ा सा मैं डायग्राम को स्मॉल कर दूंगी ताकि आपको विजिबल हो जाए ये. ओके जैसे हमारे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स को जो है वो खाने वाला एक माउस भी है, इसको खाने वाला रैबिट भी है, इसको खाने वाला गोट भी है. अब रैबिट को खाने के लिए यहाँ पर कौन कौन है, रैबिट को खाने के लिए वाइल्ड कैट भी है, और उसी के साथ साथ माउस को खाने के लिए भी वाइल्ड कैट है हमारी, माउस को खाने के लिए स्नेक भी है. तो इस तरीके से बच्चों जैसे इसमें बोला जा रहा है कि मल्टीपल फूड चेन्स हो सकते हैं, तो ये है बच्चों वो मल्टीपल फूड चेन कि प्रोड्यूसर ये एक है, कंज्यूमर ये एक है, लेकिन इसको खाने वाले मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं. माउस को खाने के लिए कौन कौन है, माउस को खाने के लिए यहाँ पर वाइल्ड कैट भी है, माउस को खाने के लिए यहाँ पर स्नेक भी है, माउस को खाने के लिए आउल भी है. उसी तरीके से ट्री को खाने के लिए रैबिट भी है, माउस भी है, और उसी को खाने के लिए गोट भी है, गोट को खाने के लिए जैकल भी है, गोट को खाने के लिए लायन भी है, रैबिट को खाने के लिए जैकल भी है, और उसी के साथ साथ रैबिट को खाने वाइल्ड कैट भी है, वाइल्ड कैट को खाने के लिए यहाँ पर लायन भी है, राइट, और फिर स्नेक को खाने के लिए यहाँ पर काइट भी है. तो इस तरीके से एक फूड चेन का भी आप हिस्सा रह सकते हो या मल्टीपल फूड चेन का भी हिस्सा बन सकते हो. इन सबको मिलाकर हमारा फूड वेब बनता है. Now, food web are significant tools in understanding that plants are the foundation of all ecosystem and food chains sustaining life by providing nourishment and oxygen needed for survival and reproduction. The food web provides stability to the ecosystem. अब यहाँ पर बोला जा रहा है प्लांट जो है फूड वेब्स के अंदर वो फाउंडेशन है पूरे इकोसिस्टम को बनाने का. ये जो हमारी फूड चेन चल रही है, जो इतनी देर से हम देख रहे हैं बच्चों, उसको बनाने का जो सबसे बड़ा योगदान दिया है वो किसने दिया है, प्लांट्स ने दिया है. इन्हीं की वजह से ये फूड चेन और इकोसिस्टम चल रहा है, और सारे के सारे नरिशमेंट भी जो है वो आगे पास ऑन होते रहते हैं. इसी के साथ साथ हमको ऑक्सीजन जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने सर्वाइवल के लिए, वो भी हमको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है. फूड वेब प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम. अब इसी की वजह से ये जो फूड वेब है, इसी की वजह से हमारी इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी या बैलेंस जो है वो बना हुआ है. Tertiary consumers are eaten by quaternary consumers. For example,
अ हॉग दैट ईट्स आउल्स, each food chain ends with a top predator, an animal with no natural enemies such as an alligator, hawk और polar bear। तो यहाँ पर कोई enemies नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पर जो है वो एक दूसरे के ऊपर अपने कंजम्पशन के लिए क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है। तो जितने भी हमारे प्रीडेटर्स हैं, जैसे कि हमारा हॉक है, वो आउल को अगर खाता है तो वो दुश्मनी निकालने नहीं खा रहा है, वो किस लिए खा रहा है, क्योंकि वो उसका क्या हो जाता है, कंज्यूमर होता है, इसके लिए उसको खा रहा है। अब आता है हमारा उसी का जो हमने एक पॉइंट देखा था, इक्विलिब्रियम ऑफ इकोसिस्टम। बच्चों ये अभी तक हमारा वही आंसर है जो कंटिन्यूएशन में है, जो चल रहा है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट रिमेन इन बैलेंस और इक्विलिब्रियम, ऑल्सो नोन एज होम्योस्टेटिस। यानी कि सारे के सारे लिविंग थिंग्स को एक बैलेंस बनाकर रखना ज़रूरी है, जिसको हम होम्योस्टेटिस बोलते हैं। अ बॉडीज मेंटेन अ बैलेंस ऑफ मैनी थिंग्स सच एज टेम्परेचर। हमारी बॉडी जो है काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करती है, जैसे टेम्परेचर भी उसमें से एक चीज़ है, एक हिस्सा है। इफ़ वी आर टू हॉट वी स्वेट एंड इफ़ वी आर टू कोल्ड वी शिवर। जब हमको बहुत गर्मी होती है तो पसीने आते हैं, और बहुत ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं। आर टेम्परेचर मस्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इसीलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो, उसका बैलेंस जो है वो बने रहना बहुत ज़रूरी है। इवन लार्जर कलेक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक इकोसिस्टम मस्ट बी इन बैलेंस टू। और इसी तरीके से इकोसिस्टम में जहाँ इतने सारे लिविंग बींग्स हैं, उनका भी तो बैलेंस बने रहना ज़रूरी है। एंड इकोसिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एरिया। तो इकोसिस्टम सिर्फ लिविंग बींग से नहीं बनता है, नॉन लिविंग बींग्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Too many or too few of a species can cause a population crash where species in an ecosystem die off। अगर ये बहुत कम स्पीशीज़ रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत कम रहेगी, कहीं ना कहीं वो उस स्पीशीज़ के पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, स्पीशीज़ जो होता है एक इकोसिस्टम में वो मर सकते हैं। इकोसिस्टम्स आर सेल्फ रेगुलेटिंग, यानी कि खुद ही कंट्रोल होता है। द इंसेक्ट्स इंक्रीजेस इन द रेनी सीजन ड्यू टू इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। इकोसिस्टम खुद ही अपने आप को चला रहा होता है, सेल्फ कंट्रोलिंग पे चल रहा है। जैसे कि आज के ज़माने की अगर हम एग्जांपल ले लें तो ऑटोमेटिक कार्स जो होती है उसको किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो वही हमारा इकोसिस्टम है, ये सेल्फ ड्राइविंग मोड पे चल रहा है। किसी रेनी सीजन में इंसेक्ट्स जो है उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि वेजिटेशन जो है वो बढ़ जाता है। व्हेन इंसेक्ट्स इंक्रीज देयर आर मोर फ्रॉग्स एज वेल, मोर स्नेक्स टू हंट देम। अब जैसे जैसे एक इंसेक्ट बढ़ रहा है तो उनको खाने के लिए फ्रॉग्स भी बढ़ रहे हैं, और फ्रॉग के साथ साथ स्नेक्स भी बढ़ रहे हैं फ्रॉग्स को खाने। दिस कीप्स अ नंबर अंडर चेक इन द इकोसिस्टम। जैसे हमने देखा गर्मी के मौसम में अचानक से हम सोचते हैं अचानक से इतनी मुंगियाँ कहाँ से आ गई, राइट, दैट इज एन इंसेक्ट। तो क्योंकि टेम्परेचर वैसा है तो इकोसिस्टम क्या कर रहा है, सेल्फ ड्राइविंग मोड पे, ऑटो ड्राइविंग मोड पे, तो खुद ही अपनी गाड़ी को चला रहा है हमारा इकोसिस्टम, ताकि एक बैलेंस, एक संतुलन जो है वो बना के रख सके हमारे एनवायरनमेंट में। अब जो लास्ट पॉइंट था हमारा, डायनामिज्म इन एनवायरनमेंट। डायनामिज्म का मतलब ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर डायनामिक, are changed, are new, are innovative. They do not remain constant in location or in form. तो ये सेम नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते, स्टेबल नहीं होते, चेंज होते रहते हैं सारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स बच्चों हमने पढ़े थे, अगर आपको याद होगा, कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे नेचुरल और मैनमेड, जिसके अंदर अबायोटिक एंड बायोटिक होता है, लोकेशन था, रिलीफ था, जियोलॉजिकल फैक्टर्स थे हमारे, वो हम उन कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं लोकेशन में। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस के हिसाब से रिएक्शन चेंज होता है उनका। They keep on undergoing changes in location and form. However, they once again attain their original form and position. तो ये चेंजेस जो है लोकेशन के हिसाब से, फॉर्म के हिसाब से होता रहता है, और जैसे ही अपना अटेन करके हो जाता है, ओरिजिनली वापस से अपने फॉर्म में भी क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। They follow a cycle and such cycle operates in the environment, so they distribute material and maintain the ecological balance। तो ये जो एक साइकिल है वो फॉर्म करके उसको चलाते रहते हैं। तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो साइकिल की ज़रूरत है वो है हमारा वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रो साइकिल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ जियोकेमिकल साइकिल्स। तो ये सारी ही चीज़ें किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हमारे जियोकेमिकल साइकिल्स का है, जो इस आंसर का लास्ट वाला एक पार्ट जो कि हमारा बाकी है।
बच्चों जियोकेमिकल साइकिल जो है बच्चों हमारा वो थोड़ा सा डिटेल और ब्रीफ में है, तो इसको जो हम, क्योंकि इसको सही से समझ में आना हमको बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको जो है बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर कोई एडवाइस या सजेशन हो आपका मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेज देना। टिल देन, स्टे ट्यून टू आवर lectures and do like, share and comment. Thank you very much.